जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसका रिटन एग्जाम 14 मई 2023 को होगा। इसमें हम टोटल 500 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अंत में जितने भी प्रश्न कराया जा रहा है सभी आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से जितने भी आप देखेंगे क्वेश्चन को मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने का मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय है, नीलगिरी है, सतपुरा है, अरावली पर्वत है। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अरावली पर्वत, बिल्कुल सही जवाब है। ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि सितार का आविष्कार किसने किया? मिर्जा गालिब ने, सूरदास ने, अमीर खुसरो ने और पन्नालाल ने। बताइए सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सितार का आविष्कार किसने किया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अमीर खुसरो, बिल्कुल सही जवाब है। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो के गुरु के नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा एक नारा दिया गया था, एक कथन कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अमीर खुसरो को तूते हिंद कहा जाता है। 3वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण जम्भाई आती है? O2 के, CO के, CO2 के और NO2 के। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रक्त में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण जम्भाई आता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है। 4वां प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी निर्धारित है? 25 मील, 326 गज, 26 मील 200 गज, 28 मील 385 गज और 26 मील 385 गज। बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी निर्धारित की गई है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, 26 मील 385 गज, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसको हम किलोमीटर में बताएं तो 42.195 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका से, शिक्षा से, खेल से, पंचायती राज अधिनियम से। बताइए 5वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पंचायती राज अधिनियम, बिल्कुल सही जवाब है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1993 ईस्वी में हुआ था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के। और संविधान संशोधन का प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 368। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, कनिष्क ने और सम्राट अशोक ने। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सम्राट अशोक, बिल्कुल सही जवाब है। सांची का स्तूप ये किस राज्य में है? तो ये MP यानी मध्य प्रदेश में है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। कनिष्क किस वंश के थे? तो ये कुषाण वंश के थे। कनिष्क के समय में ही चौथा बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडन वन में हुआ था। और अशोक के समय में तृतीय कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है? विधानसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा विधान परिषद और राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, और डी है विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति का वर्णन यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 52 में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे।
लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 81 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है। उसके बाद संसद का वर्णन 79 में किया गया है। ये सब अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है और लोकसभा के अस्थाई सदन। राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसको उन्हीं में से चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8-9 प्रश्न है आपके सामने। छोटा लक्ष्य अपराध है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। यह कथन किसका है? देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था, अगर अपना जीवन में लक्ष्य रखना हो तो हमेशा लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए, छोटा लक्ष्य अपराध के समान होता है। यह कथन किसका था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहे थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि चैत्य मठ का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, आजीवक संप्रदाय से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चैत्य मठ का संबंध किस धर्म से है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बौद्ध धर्म बिल्कुल सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि जीने की कला के प्रतिपादक कौन है? महात्मा दीनदयाल, श्री रामशंकर, श्री रविशंकर, मेधा पाटेकर। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जीने की कला के प्रतिपादक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, श्री रविशंकर बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? सुंदरबन, बांधवगढ़, जिम कॉर्बेट और मानस। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का प्रथम नेशनल पार्क इनमें से कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट बिल्कुल सही जवाब है। ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। सुंदरबन ये किस सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मानस ये असम में है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पश्चिमी दक्षिणी, पश्चिमी उत्तरी, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? ऑप्शन नंबर ए है ओजोन मंडल में, बी है आयन मंडल में, सी है संताप मंडल में और डी है क्षोभ मंडल में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, क्षोभ मंडल बिल्कुल सही जवाब है। मंडल की संख्या टोटल कितनी है? तो 5 है। सबसे जो नीचे रहता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है, वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है संताप मंडल। संताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे अंतिम आता है बहिर्मंडल। जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, यानी वर्षा होता है, वायुमंडल होता है, सभी बादल, ये सब क्षोभ मंडल में स्थित रहता है। संताप मंडल में ओजोन परत रहता है, जो कि सूर्य के प्रकाश द्वारा जो पराबैंगनी किरण आती है उसको अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? तो एडॉप्शन के द्वारा मापा जाता है। मध्य मंडल के बाद से आयन मंडल आता है। आयन मंडल में रेडियो तरंगे होती है, जो कि वहाँ से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है और प्रसारण यानी दूरसंचार का व्यवस्था का मदद होता है, उससे हम लोग बात करते हैं। यहाँ रेडियो तरंगे सब कुछ पाई जाती है, वो आयन मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में, 30 में, 32 में और 35 में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
तो संवैधानिक उपचारों का जो उपबंध है ये एक मौलिक अधिकार है और ये छठा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल कितनी है? तो 6 है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। 18 से लेकर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद से 23-24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद 25, 26, 27 और 28 ये है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 और 30 है और 32 है संवैधानिक उपचारों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को ही संविधान के आत्मा बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की, निचली पैर की, हाथ की और कमर की। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है जिसका स्टेपिज नाम है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को, 28 मार्च, 28 अप्रैल और 28 फरवरी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और सीवी रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी के फुल फॉर्म क्या होता है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1954 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, मुंबई में, यहाँ पर गुवाहाटी होगा, गुवाहाटी और मथुरा। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, देहरादून बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? 710 ईस्वी में, 715 ईस्वी, 170 ईस्वी और 712 ईस्वी। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध को कब विजित किया गया था? तो इसको बोला जाता है मोहम्मद बिन कासिम सबसे प्रथम मुस्लिम था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। ये अरब से थे और ये 7 से 12 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण किए थे, सिंध पर आक्रमण किए थे। और वहाँ के राजा कौन था? तो राजा दाहिर था, उसको हराकर वहाँ उस क्षेत्र को जीते थे और उनका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाना। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ, सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया था? मुंडको उपनिषद। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न के सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई? कालीबंगा की, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की और लोथल की। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हड़प्पा की, बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया? इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। यह 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा है जो कि राजस्थान में स्थित है। लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस स्थान पर किया गया? मुंबई में, शिव समुद्रम, दार्जिलिंग में और श्रीनगर में। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना का स्थापना कहाँ पर किया गया? तो दार्जिलिंग में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न है, किसी संगठन के इलेक्ट्रोडरी वेब पेज को क्या कहते हैं? डिजिटल, प्रोग्राम, पोर्टल और सेंजर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पोर्टल, बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है,
भारत में सर्वप्रथम सूती मिल, जिसे कॉटन मिल कहते हैं, कहाँ पर स्थापित किया गया? कानपुर में, अहमदाबाद में, मुंबई में और कोयम्बटूर में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत में सर्वप्रथम सूती मिल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो मुंबई में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया? हंटर कमीशन के द्वारा, जॉर्ज कमीशन के द्वारा, हेगल कमीशन और जॉनसन कमीशन द्वारा। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था बैसाखी के दिन। और इसको जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और अंधाधुंध गोली कौन चलवाया था? तो जनरल डायर, जिसे 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने जाकर लंदन में मारे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। 27वां प्रश्न है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर, सतलज नदी, चिनाब नदी और रावी नदी। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रावी नदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, याद रखिएगा। उसके बाद से टिहरी बांध है, वो भागीरथी पर है। हीराकुंड बांध है, वो महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध है, वो जो कि नर्मदा नदी पर है। और कृष्णा नदी का 3 इम्पोर्टेंट बांध याद रखिएगा, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, उसके बाद एक है अलमाटी बांध। ये तीनों है जो कि कृष्णा नदी पर है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्कन की चाबी किस किला को माना जाता है? सिवनेर के किला को, असीरगढ़ के किला के, गोलकुंडा के किला और मद्रास का किला। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दक्कन की चाबी किस किला को माना जाता है? तो असीरगढ़ के किला को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होती है? ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की, जल की और आयरन की। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न की सही आंसर कौन सा है? तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो जल की। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि शरीर का कौन सा अंग जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय और किडनी। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शरीर का कौन सा अंग जो कभी विश्राम नहीं करता है? तो हृदय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो किसे बनाया गया? एस.सी. वाडिया को, सी.के. माथुर को, आर.के. जैन को और शिखर धवन को। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एस.सी. वाडिया, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अभी तक जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 32वां प्रश्न है भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया? कानपुर में, अहमदाबाद में, रुड़की में और मुंबई में। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो रुड़की में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता संबंधित बीमारी होता है। उसके बाद से विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है विटामिन रिलेटेड। 34वां प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और बंगाल विभाजन। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1905 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के उपरांत इसे 1922 ईस्वी में
स्थगित कर दिया गया। नमक आंदोलन के 1930 में शुरू हुआ था और नमक आंदोलन के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिए थे डू एंड डाई, यानी करो या मरो। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न की कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो जो कोशिका भित्ति होती है केवल ये पादप कोशिका में पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न के भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू और के मुंशी। बताइए 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त, मधुबाला, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नरगिस दत्त, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आप लोगों के सामने कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? गोलाकार है, स्पाइरल है, आयताकार है और वर्गाकार है। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं स्पाइरल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है? कोसी नदी को, स्वर्ण रेखा को, नर्मदा नदी को और दामोदर नदी को। बताइए यहाँ पर बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं दामोदर नदी, बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। असम की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। और नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा सबसे सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। इस प्रकार से इस सेट में हम 39 प्रश्न देखे। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं क्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? हेगल को, सेम्युअल को, कार्ल मार्क्स को और रूसो को। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो हेगल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, दीपक चोपड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक क्या है? सूर्य है, हरा पौधा है, जल है और सेल है। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरा पौधा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? खड़गपुर में है, बड़ौदा में है, रुड़की में है और कानपुर में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं रुड़की, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, बनवाली है और चिन्हुद्रो है। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चिन्हुद्रो था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो तथा चिन्हुद्रो ये दोनों के दोनों वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। बाकी कालीबंगा राजस्थान में है और बनवाली है जो कि हरियाणा में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है?
पदार्थ शुरुआत में कितना था, तो 3 अवस्था में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। इसकी चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने। शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत, पेशवा, चिटनीस और राव पंडित। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। उसमें 8 मंत्री थे जिसको बोला जाता था अष्टप्रधान। और शिवाजी का एक युद्ध था प्रचलित जिसको बोला जाता है गुरिल्ला युद्ध, बेहद ही प्रचलित युद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शतवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई? इंग्लैंड और जापान के बीच, जापान और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड, फ्रांस के, जापान और जर्मनी के। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शतवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा की सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए स्टार्टिंग में शिक्षा जो था ये राज्य सूची का विषय था। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो रक्त के स्कंदन यानी थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को, हरिदास को, सूरदास को और कंबन को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? राम कृष्ण हेगड़े, राम सुलभ सिंह, देवी चौधरी लाल और मोरारजी देसाई। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम सुलभ सिंह। ये किस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो बक्सर से, जो बिहार का एक ज़िला है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। बी है सुंदरबन पार्क, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। और डी है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है। बताइए भारत के प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है। यहाँ पर लेजर यानी लेजर का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो TH मैमन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है कि शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो उसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं आचार्य विनोबा भावे, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस और काशी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय वनस्पति के सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि मुद्दुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान और केरल। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं के तिल में है। यह नारा किसने दिया था? इकबाल ने, रवींद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ये नारा किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न है कि उत्तर रामचरितमानस नाटक किसने लिखा था? यहाँ पर देखिएगा केवल रामचरितमानस नहीं पूछा गया, यहाँ पर ऐड किया गया है उत्तर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? संध्याकर, तुलसीदास, भवभूति और विद्यापति। जल्दी से बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका नाटक का लेखक कौन है? तो भवभूति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर केवल अगर रामचरितमानस पूछता तो तुलसीदास हो जाता। किस भाषा में लिखे थे? तो अवधी में। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से, पुलकेशियन द्वितीय से, समुद्रगुप्त से और खारवेल से। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? निकोटीन के, कैडमियम के, सल्फर के और मैग्नीज के। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानव में गुर्दे रोग का किसका प्रदूषण के कारण होता है? तो कैडमियम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक। बेहद ही सिंपल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि वह मुस्लिम मकबरा जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है वह कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, जौनपुर में है, श्रीनगर और लखनऊ में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कहाँ पर स्थित है? तो वह श्रीनगर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ हुई थी? इसी दोनों ऑप्शन में से सही आंसर है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो चीन में जो सिविल सेवा परीक्षाएं थी वह 600 ईस्वी से आरंभ कर दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमीकीकरण कब हुआ? 1948 में, 1950, 1954, 1957। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1957, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई और विटामिन के। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करता है? अनुच्छेद 222 के तहत, अनुच्छेद 224 के तहत, अनुच्छेद 226 और 228। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? गुवाहाटी में, दिल्ली में, पटना में और इलाहाबाद में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है वो है इलाहाबाद में। याद रखिएगा सबसे अधिक इलाहाबाद में न्यायाधीशों की संख्या। और 31वां प्रश्न है कि सबसे कम किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? पटना में, दिल्ली में, गुवाहाटी में और इलाहाबाद में।
बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और गुवाहाटी एक ऐसा है उच्च न्यायालय जो सबसे अधिक राज्यों को देखता है। इसके अंडर में बहुत सारे राज्य आते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि पल्लव की राजभाषा क्या थी? उर्दू थी, अंग्रेजी थी, फारसी थी और संस्कृत थी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पल्लव की राजभाषा क्या थी? तो पल्लव की राजभाषा संस्कृत थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई? 1690 में, 1770 में, 1790 और 1810। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1770 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 5 वर्ष थी, 10 वर्ष थी, 15 वर्ष थी और 20 वर्ष थी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष थी? तो 15 वर्ष थी। थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और इनका देहांत कब हुआ था? तो 483। ये टोटल कितने वर्ष जिए थे? तो 80 वर्ष जिए थे। 563 में जन्म हुआ था। जन्म होने के उपरांत 29 वर्ष के आयु में अपने गृह त्याग कर वो चले आए थे बिहार। बिहार के बोध गया में आए। बोध गया में ज्ञान के प्राप्ति किए और ज्ञान के प्राप्ति करने के बाद ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए। उसके बाद 483 ईस्वी में कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर में इनका देहांत हो गया। और महात्मा बुद्ध के बारे में जो ग्रंथ में अध्ययन करते हैं उसको त्रिपिटक कहते हैं। रखिएगा ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? तो सबसे अधिक नलकूप उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है कि विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? हीराकुंड, तुंगभद्रा बांध, नागार्जुन और भाखड़ा बांध। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पर है। याद रखिएगा किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। हीराकुंड है जो कि महानदी पर है और ये उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। नागार्जुन ये कृष्णा नदी पर है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के मध्य है। और तुंगभद्रा है जो कि तुंगभद्रा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारत का लिंगानुपात कितना है? 920, 930, 943 और 950। यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 943 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये जनगणना 2011 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, हरियाणा, गोवा और मणिपुर। बताइए पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो किसने सेंसरशिप अधिनियम लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपके सामने पहला प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? 1648 में, 1658, 1668, 1678। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? औरंगजेब की कितनी पत्नियां थी? तो 3 पत्नियां थी।
और ये अपना बीबी का मकबरा कहाँ पर बनाए थे, तो औरंगाबाद में बनाए थे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कब? 1678 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड नंबर प्रश्न आपके सामने कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में, आयन मंडल में, और डी है ओजोन मंडल में। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बादल किस मंडल में अवतरित होता है? जितने वायुमंडल संबंधित घटनाएं होती है, जितने भी पर्यावरण संबंधित घटनाएं होती है, सभी के सभी क्षोभ मंडल में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संताप मंडल में एरोप्लेन उड़ाया जाता है और संताप मंडल में ही ओजोन परत होता है, याद रखिएगा। आयन मंडल में रेडियो प्रसारण किया जाता है, वो सब आयन मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो ये देख चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संताप मंडल। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूर्य के पास एक पराबैंगनी किरण होती है, जिसका क्षति बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी प्रकार से अगर आ गया पृथ्वी पर, उसे त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो जो ओजोन परत होता है वो पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपके सामने। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने और लॉर्ड मैकाले ने। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को और रविन्द्रनाथ टैगोर को। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब है। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्थापना किए थे। उसका दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्हीं के शासनकाल में जब ये वायसराय थे तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। उसका लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम ट्रेन चला था 1853 ईस्वी में, और ये राजहरप नीति अपनाए थे। जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उसको जीत कर अपने राज्य में मिला लेते थे, जिसका राजहरप नीति के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952, 9 अगस्त 1950, 12 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1953। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय, यहाँ पर राष्ट्रीय दिया है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1919 में, 1959 में, 1969 में, 1979 में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1969, बिल्कुल सही जवाब है। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1949 ईस्वी में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है?
अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितना भी पीडीएफ डाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल में सभी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी को, 18 फरवरी को, 12 मार्च को और 18 अप्रैल को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 18 अप्रैल, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। 10 होती है, 11 होती है, 15 होती है और 18 होती है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 15, बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। सिकंदराबाद में, ग्वालियर में, भोपाल में और बेंगलोर में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में। अमेरिका में, चीन में, जापान में और भारत में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत, जो कि लेह में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी। उर्दू थी, फारसी थी, मगधी थी और तमिल थी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। संगम साहित्य की भाषा क्या थी, जल्दी से बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तमिल, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, तो वहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए पूरा श्वेत दिखाई देता है, इसलिए उस महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसका नाम है अंटार्कटिका। देखिए सबसे 12 महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद से ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुंबई में बना था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है। हरिद्वार में, नैनीताल में, कोलकाता में और मनाली में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटेन की लॉ महिला किसे कहा जाता है। मार्गरेट चैथर को, एलिजाबेथ प्रथम को, एलिजाबेथ द्वितीय को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ब्रिटेन की लॉ महिला किसे कहा जाता है, तो मार्गरेट चैथर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट थैचर, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा
विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, जिसको कानून दिवस भी बोला जाता है? 26 सितंबर को, 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर, 26 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर के दिन ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम प्रख्नली शिशु कौन है? चांदनी, खुशबू, इंदिरा और लूसी ब्राउन। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व की प्रथम प्रख्नली शिशु कौन सा है? तो लूसी ब्राउन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? लेनिन, निकोलाई बुल्गागिन, पुतिन और बी गोर्बाचोव। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 7 वर्ष और डी है 9 वर्ष। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं 9 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रोसियस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न आपके सामने कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को और 20 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, हरिद्वार में, कुल्लू में और अहमदाबाद में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में, नैनीताल में, देहरादून में और भोपाल में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं देहरादून बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है, यूरेनियम है, क्रिप्टन है और इनमें से कोई नहीं। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं थोरियम बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में सबसे बड़े और घने वन किस देश में है? रूस में, कनाडा में, जर्मनी में और ब्राज़ील में। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़े और घने वन किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि बृहद बेसिन किस देश में अवस्थित है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में और चीन में। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बृहद बेसिन किस देश में अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए 35वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच, मेडागास्कर, केपटाउन और गारसप्गो। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सैंडविच बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होता है? भारत में, चीन में, श्रीलंका में और नॉर्वे में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नॉर्वे में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो है, शंघाई है, मुंबई है, ओसाका है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
संघाई, जो कि चीन में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 40वां प्रश्न आपके सामने कि जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ जहाज़ यानी पानी वाला जहाज़ के बारे में। फेदोमीटर, क्रोनोमीटर, नॉटिकल मील और रेनोमीटर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जहाज़ों में, पानी वाले जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोनोमीटर का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दे। जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।